अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 55 वेरियस वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़। जब मैंने सिक्योरिटीज़ की बात की थी तो वैल्यूज़ भी बताया था, जो कि आप अपनी रीजंस और जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यूज़ गिवन है, इसमें क्या आता है, फेस वैल्यू आ जाती है, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जिसे रिटर्न वैल्यू डाउन वैल्यू भी कहते हैं, देन है लिक्विडेशन वैल्यू, गोइंग कंसर्न वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, जो कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी यूज़ होती है, इसी की बेस पर आप कह सकते हो, यानी डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। So let's start from today's lecture. We have just talked about the security evaluation, that assigning a certain value to a security is what is called the process of security valuation। यानी उसकी true value या certain value assign करना किसी भी security को, उसे security valuation कहते हैं। यानी हमने बात की थी true value, valuation क्यों की जाती है, यानी आपको किसी भी security की, किसी भी चीज़ की, बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स, शेयर्स या स्टॉक्स हो सकते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता तो आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते। बट देयर आर वेरियस वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। लेट्स हैव अ लुक एट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। फर्स्ट हमारे पास है फेस वैल्यू। It is simply the value which is written at the face of financial instrument or a security। यानी simply उसके face पर, यानी जो exact उसकी जो value होती है उसे हम face value कहते हैं। One financial instrument यानी instrument कह दो या फिर security कह दो, may be issued for any one unit of security, means any one share or one bond, and it is also possible that one financial instrument may be issued for one document or more than one share or bond। यानी हो सकता है, यानी बहुत सारे पीसेस में अगर डिवाइड करते हो, यानी 1000 शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं या 500 स्टॉक्स या शेयर्स हैं, तो उसको अगर एक एक पार्ट में भी डिवाइड करो तो पर शेयर या पर बॉन्ड भी आप इसको इशू कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी उसके लिए इशू की जा सकती है, या फिर आप एक से ज़्यादा के लिए भी इशू कर सकते हो। इट मीन्स वन पीस ऑफ पेपर, मैंने आपको कहा था सिक्योरिटी को पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि मॉनेटरी वैल्यू रखता है। ठीक है, यहाँ पर पीस ऑफ पेपर यानी सिक्योरिटी की बात हो रही है, मे बी रिप्रेजेंटिंग 500 शेयर्स और बॉन्ड्स हैं, दैन द फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड स्टॉक विल बी द फेस वैल्यू ऑफ दोज 500 बॉन्ड्स और शेयर्स। यानी आपके पास 500 बॉन्ड्स या शेयर्स की बात कर लूँ तो फेस वैल्यू जो इस बॉन्ड की होगी, तो इसकी क्या होगी, 500 रुपीज़ होगी। अगर मैं सिंपली बात करूँ ना, 500 का नोट है ना, तो 500 राइट किया हुआ है ना, तो वो 500 उसका ना उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। इस तरह से आप हिंट के तौर पे अपने लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी यही है, पीस ऑफ पेपर है, मे बी रिप्रेजेंटिंग 500 शेयर्स ऑफ बॉन्ड, यानी पीस ऑफ पेपर यानी पेपर पर या सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट पे 500 शेयर्स राइट किए हुए हैं। तो अगर बात करेंगे फेस वैल्यू को, इस बॉन्ड या स्टॉक की फेस वैल्यू क्या है, तो वो क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ दोज 500 शेयर्स ऑफ स्टॉक्स। यानी 500 का नोट है या 1000 का नोट है, तो वो 1000 ही उसकी फेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ जो पार वैल्यू, व्हेन वी डिवाइड द टोटल कैपिटल इनटू स्मॉलर पीसेस, द वैल्यू विच वन पीस इज कॉल्ड पार वैल्यू। या फिर कह सकते हो पार वैल्यू इज द वैल्यू दैट वन सिक्योरिटी अज्यूम्स व्हेन वी डिवाइड द टोटल कैपिटल। इक्विटी कैपिटल भी हो सकता है, डेब्ट भी हो सकता है, विद द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विद विच दिस कैपिटल इज टू बी इशूड। इट मीन्स दैट इफ वी वांट
to issue a certain amount of capital, then we will divide in number of securities, then value of every security that we will get be the par value. अगर मैं देखूँ यहाँ पर टोटल कैपिटल को पीसेस में, यानी 1000 शेयर्स हैं, अगर मैं एक एक अलहदा कर दूँ शेयर, द वैल्यू विच वन पीस, जो एक शेयर की या एक स्टॉक की वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी पार वैल्यू है। यानी 100 शेयर्स हैं मेरे पास, तो मैं अगर एक शेयर की बात करूँ तो वो एक शेयर की जो प्राइस होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, पार वैल्यू कहलाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। देन अमाउंट हो गया। फॉर एग्जांपल वी हैव कैपिटल 100 रुपीज़ एंड वी वांट टू डिवाइड इट इनटू 10 सिक्योरिटीज़, देन वैल्यू वन सिक्योरिटी विल बी 10 रुपीज़। यानी 10 सिक्योरिटीज़ में डिवाइड करूँगी तो 100 हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, 100। यानी 100 सिक्योरिटीज़ हैं और एक की प्राइस 10 रुपीज़ है, दस इट इज़ कॉल्ड द पार वैल्यू। ठीक है, तो देन द वैल्यू वन सिक्योरिटी विल बी 10 रुपीज़, और यही इसकी क्या कहलाएगी, 10 रुपीज़। यानी एक की बात कर रही हूँ तो एक की जो वैल्यू होगी वो 10 रुपीज़ ही कहलाएगी। ठीक है, वो पार वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज और इन द इक्विटी बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट में क्या चल रही है, प्राइस। ठीक है, उसकी दिस प्राइस कंटिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू मैनी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू है वो विद द टाइम चेंज होती रहती है। इवन कुछ सेकंड्स में भी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है। सिंपली अगर बात करूं, आज जाते हो कितने की चीज़ है, कल जाते हो उसकी प्राइस ही चेंज होगी। नेक्स्ट आ जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, द टर्म बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑल्सो विद रेफरेंस टू स्टॉक्स एंड शेयर्स। आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो रेफरेंस के लिए, और स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए भी। अगर सिंपली कहूँ, अ बुक वैल्यू फिक्स्ड एसेट क्या होता है, इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड आपने क्या करना है, कॉस्ट में से माइनस कर देना। डिफरेंस का मतलब माइनस करना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपको कह दें बुक वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट वी आर नॉट रेफरिंग टू दैट बुक वैल्यू हेयर। हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं। हेयर द बुक वैल्यू इज़ द इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स व्हेन डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। देखें, इक्विटी शेयर व्हेन डिवाइडेड, ये क्या है, बुक वैल्यू इज इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स व्हेन डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करोगे इशूड बाय कंपनी, दैट वी गेट इज द बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर। यानी डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो हमारे पास क्या आएगी, वन शेयर की बुक वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से फॉर्मूला टाइप बन गया। Book value simply tells us that company has how much amount of assets against one share, meaning that at a time if this share is liquidated, then one shareholder will receive how much money. यानी अगर ख़त्म हो तो लिक्विडेटेड की मैं भी आपको बताती हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन है, जस्ट यहाँ पर अभी लिक्विडेटेड वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ। अगर लिक्विडेट होता है तो क्या होता है कि आपकी जो कितनी प्राइस शेयर करेंगे, यहाँ लिक्विडेशन का किया हुआ है, अगर लॉस में चली जाते हैं, कंपनी बंद हो रही होती है, तो वो क्या है कि अपनी जो डेब्ट्स वगैरह है वो पे करती है। तो शेयर को भी ऐसा करना पड़े तो हर किसी के हिस्से में, एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, वो उसकी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू कहलाती है। कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एसेट्स, यानी एक शेयर के एसेट्स की जो अमाउंट है उसमें एक शेयर की कितनी प्राइस वो रिसीव करेगा कोई भी शेयर होल्डर। सो दिस बुक वैल्यू इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए ज़रूरी है। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है, लिक्विडेशन वैल्यू इज़ वन इन विच वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ कंपनी विच इज़ गोइंग इनटू लिक्विडेशन। अब गोइंग टू लिक्विडेशन, यहाँ पर लिक्विडेशन क्या है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इसको कर देती हूँ, हाई रहेंगे, इज़ अ प्रोसेस इन विच वन कंपनी व्हेन गोइंग टू क्लोज देन इट हैज़ टू सेल ऑल इट्स एसेट्स एंड पे ऑल इट्स लायबिलिटीज़ एंड ऑल्सो मेक पेमेंट्स ऑफ इट्स इक्विटी और डेप्ट होल्डर्स। यानी लिक्विडेशन का मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी लॉस में चली गई और उसे बंद करना पड़ रहा है, यानी क्लोज हो रही है, तो वो क्या करेगी, अपने जो सारे एसेट यानी सारी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि खसारे में जैसे कंपनीज चली जाती हैं तो वो क्या करती हैं, अपनी सारी चीज़ें बेच देती हैं। बेचने के बाद उनकी जो भी लायबिलिटीज़ यानी कर्ज वगैरह होते हैं या पेमेंट्स वगैरह होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने होते हैं या डेप्ट होल्डर्स को देने होते हैं, तो वो पे करती
जाती है, तो इसे कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ऑब्वियसली ये मैं यहाँ पर ये है, लिक्विडेशन इज़ अ प्रोसेस वाइंडिंग अप अ कंपनी व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स द वैल्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज फॉल ड्रास्टिकली, तो क्या है, डाउन हो जाती है। सो ऑब्वियसली व्हेन अ कंपनी इज़ गोइंग इन लिक्विडेशन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ मिनिमम। अब ये होता है कि जब आप खसारे में, या इस तरीके से खसारे की बात ना भी करूँ तो अगर आप लॉस में जा रहे होते हो तो आपसे कोई चीज़ जो लेता है तो वो कम प्राइस पर लेता है, क्योंकि अर्जेंटली आप उसको सेल कर रहे होते हो। तो इसीलिए वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ मिनिमम बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू गेट देयर फेयर वैल्यू नहीं ले रहे, एंड सो द लिक्विडेशन वैल्यू इज़ मच लेस दैन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, आपको कम वैल्यू मिलते हैं। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी इज़ गोइंग इनटू लिक्विडेशन इज़ कॉल्ड लिक्विडेशन वैल्यू। जब जिस लिक्विडेशन में जा रही है, यानी लॉस में है, तो वो सेल कर रही है अपने एसेट्स वगैरह करने के बाद, और वो वैल्यू मिनिमम है, सिक्योरिटी ओरिजिनल जो रियल वैल्यू है उससे, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग, इसका ऑपोजिट जो है गोइंग कंसर्न वैल्यू है। लिक्विडेशन में तो था ना कि क्लोज हो रही है और वो अपने सेल कर देगी सारे एसेट्स वगैरह। गोइंग कंसर्न इसका ऑपोजिट कह लो, इसमें है कोई इनका कंसर्न नहीं होता किसी कंपनी का कि वो क्लोज हो रही है, या फिर कह दो कि क्लोज़ नहीं करना, या कोई इंटेंशन नहीं होती इसे क्लोज़ करने, ये कंटिन्यू है। गोइंग कंसर्न मीन्स दैट द बिजनेस कंपनी इज़ नॉट लाइकली टू डिसकंटिन्यू द फॉरसीएबल फ्यूचर में कोई बंद होने का, क्लोज होने का कोई खदशा नहीं है, या नहीं कोई इंटेंशन भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ विच इज़ अ गोइंग कंसर्न इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न वैल्यू। तो उसकी जो वैल्यू होगी सिक्योरिटी की, गोइंग कंसर्न की, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न वैल्यू, एंड इज़ ऑलवेज मोर देन अ लिक्विडेशन। क्योंकि जब क्लोज़ नहीं होना तो वो ऑब्वियसली अपने टाइम पर वो अगर मैं बात करूँ तो वो सिक्योरिटी सेल करेगी, बजाय इसके कि आप लॉस में जा रहे हो या कंपनी बंद कर रहे हो तो आपको सस्ते में चीज़ें देनी पड़ेंगी। ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? ब्रेकअप वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट सेगमेंट्स। और लार्ज कंपनी या लार्ज कंपनी है, उसके सेगमेंट्स जो हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स और सेगमेंट्स को कहते हैं। इफ़ वी डिवाइड अ बिजनेस इनटू सम पीसेस देन द वैल्यू ऑफ एवरी पीस ऑफ कंपोनेंट वी गेट इज कॉल्ड ब्रेकअप वैल्यू। यानी एक बिजनेस है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो और उसमें हर पार्ट या एवरी पीस जो है वो ब्रेकअप वैल्यू कहलाता है, उसकी वैल्यू। ठीक है, ब्रेकअप यानी अगर मैं बात करूँ, सपोज़ करो मैं किसी चीज़ की बात करती हूँ, डिपार्टमेंट्स की बातें, इससे रेलिवेंट तो नहीं है बट फिर भी मैं बता रही हूँ, जैसे डिपार्टमेंट्स है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर देते हो बिजनेस को, तो हर डिपार्टमेंट उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ब्रेकअप वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह से शेयर्स का कर सकते हो, बॉन्ड्स का कर सकते हो। व्हेन अ कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इट इज़ डिजायर्ड दैट द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स सो दैट द वैल्यू प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स गो अप। जब बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होता, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती, तो कंपनी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि अलहदा जैसे संभाल रहे होते हैं लोग, ओनर्स होंगे, उसको करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। लास्ट वन टॉपिक इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप राइट डिसीजंस बनाने के लिए फाइंड करते हो, यानी जिसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी कहते हैं। बिकॉज प्राइस के साथ साथ आपको सिक्योरिटी की वैल्यू भी, ट्रू वैल्यू जिसे कहते हैं, पता होना चाहिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए या सेलिंग परचेजिंग के लिए राइट डिसीजंस ले सको। The real value, the value on the basis of internal factors, the true value of any security is called the intrinsic value, यानी इसे true value भी कहते हैं, जो कि internal factors, previous lecture में मैंने आपको बताया था, जो intrinsic value होती है वो internal factors की वजह से होती है, वो same रहती है। because external factors की वजह से क्यों नहीं होती? क्योंकि external factors change होते रहते हैं, change हुआ और market price change हो जाती है, तो ये ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट वी सेपरेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस और सपोज दैम कॉन्स्टेंट यानी सेम हैं, देन वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी इसको अलहदा कर दूँ और जो बाकी सिक्योरिटी जो होगी, वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगी, इंटरनल स्ट्रेंथ है, इंटरनल फैक्टर्स की बेस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आ जाता है
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस वगैरह सपोज उन्हें कांस्टेंट रख दिया, चेंज नहीं हो रहे, तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो है वैल्यू होगी, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे। दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय कंपेयरिंग विद द मार्केट प्राइस। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट प्राइस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज होती रहती है, तो आप क्या करते हो, इसको मार्केट प्राइस के साथ जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे कंपेयर करते हो और राइट डिसीजन बना सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, मीन्स क्या परचेज करें और क्या ना करें, यानी एक्चुअल प्राइस आप लोगों को पता होगी कि किसी भी सिक्योरिटी की क्या है। So we have completed of today's lecture that was about the valuation of securities, different values that we will find to know the value of securities. So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।